तीसरी आंख न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुभाष मिश्रा। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव को परिणाम को बीते करीब 16 दिन हो गए। बाबा का बुलडोजर तो दौड़ने लगा है सड़कों पर। इसी क्रम में पुराने अपराधी भी अब पेशी के लिए कोर्टों में लाए जा रहे हैं। जैसा कि हमको हमारे सूत्रों के द्वारा पता चला कि आज मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया गया। अंसारी को लाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी को अब जो क्रिमिनल हैं उनमें डर है, इसके लिए वो जेलों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसा कि पुलिस प्रशासन कह रही है और सरकार। लेकिन कितना डर है ये तो लोगों से बात करके ही पता चलेगा, क्योंकि अगर थानों पे हम जाते हैं तो आज भी लाइन जस की तस लगी हुई है। क्राइम रेट कम नहीं है, थानों में एंट्री कम हो गई। जब जीडी पे मुकदमे दर्ज नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आपको क्राइम कम दिखेगा। अपराध कम नहीं हुए हैं, लेकिन चलिए छोड़िए, वो विषय अलग है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो मुख्तार अंसारी को लेकर है। मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया गया, चूंकि आज शपथ ग्रहण था विधायकों का, तो थोड़ी हंसी लगी। कुछ लोगों ने इस शब्द को भी प्रयोग किया कि क्या मुख्तार अंसारी विधायक ना होते हुए भी शपथ ग्रहण करने के लिए लखनऊ आए हैं। हमारे पीछे अधिवक्ता लोग हैं और सम्मानित तबका है हमारे देश का ये, तो इनसे भी थोड़ी हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्थिति आज उत्तर प्रदेश की क्या है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम है सर? प्रमोद सिंह गहमरी। प्रमोद सिंह जी, आज जैसा कि देखा गया कि मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया गया, तो लखनऊ किस लिए लाया गया उस पर तो थोड़ा दो शब्द रखिए। और ये भी जानना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है कानून व्यवस्था की, वो कैसी है, क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। देखिए, हम लोग लीगल प्रोफेशन में हैं। अपराध से संबंधित जो भी मुकदमे होते हैं तो कोर्ट कचहरी के पास ही आता है जी। तो पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में हम लोग तुलना कर रहे हैं तो अपराध में काफ़ी जो है कमी आई है, और किसी भी अपराध का परीक्षण बढ़िया तरीके से हो रहा है, और समाज के अंदर एक भय है। और यहाँ का सरकार का जो नेतृत्व है वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है, और उसका नतीजा समाज में दिख भी रहा है कि हर व्यक्ति जो जेल में अपराधी बंद है वो जेल से बाहर निकलने को नहीं सोच रहा है। उसको समाज में डर है, और जो अपराधी है वो डर के मारे स्वयं समर्पण कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। अगर नहीं सरेंडर करे तो क्या हो सकता है? बुलडोजर चलाएंगे, हो सकता है। एक बुलडोजर शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बुलडोजर किस परिप्रेक्ष्य में किया जा? कोई भी एक कार्रवाई होती है तो उसका नाम दे दिया जाता है, जिससे बुलडोजर चल जाना। इससे पहले कभी बुलडोजर नहीं चलता था। सरकार के प्रश्रय में ही जमीनों का कब्जाकरण हो रहा था पिछली सरकारों में, क्योंकि उसमें पारदर्शिता नहीं थी। सरकार के लोग ही जमीन का कब्जा कर रहे थे जी। और आज जो पारदर्शी सरकार आई है, पारदर्शी नेतृत्व आया है, तो देखिए बुलडोजर चल रहा है, सरकारी जमीनें कब्जा मुक्त कराई जा रही हैं। अच्छा, जैसा कि हमने पूछा कि मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया गया, तो ये बड़े बड़े अपराधी जो थे अभी तक जहां वो चाहते थे वहीं जाते थे, अपने हिसाब से जाते थे, कोर्ट और कचहरी को अपने हिसाब से मैनेज करते थे। अब सरकार के दबाव में आना पड़ रहा है उनको, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले जो सरकार प्रश्रित जो हम अपराधी हुआ करते थे, जिसको सरकार का प्रश्रय था जी, वो सरकार उसको चलाते थे, और आज सरकार प्रश्रय नहीं दे रही अपराधियों को, इसलिए अपराधी कोर्ट में आ रहे हैं, उनकी सुनवाई हो रही है, उनके अंदर भय व्याप्त है। और आप तो मीडिया के हैं, हर चीज़ देख रहे हैं हर जगह। तो पहले की अपेक्षा जो है पारदर्शी गवर्नमेंट है, नेतृत्व पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है, इसलिए सर अपराधियों में भय व्याप्त है। चलिए, धन्यवाद। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से उनके शब्द भी रखना चाहेंगे, क्योंकि जनता है, सबको सुनना चाहती है। तो कुछ लोग और दिखाई पड़ रहे हैं और लोगों से चर्चा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या शुभ नाम है सर? मुकेश सिंह। मुकेश सिंह सर, हमारा एक ही क्वेश्चन है जो हमने कई लोगों से किया और आपसे वही करना चाहते हैं। मुख्तार अंसारी को लखनऊ लाया गया,
क्या अब अपराधी उत्तर प्रदेश में डर गए हैं जो कोर्ट की तरफ, कचहरी की तरफ आ रहे हैं, या अभी पुरानी वाली स्थिति जब की तब बरकरार है? नहीं नहीं नहीं, पुरानी स्थितियां सब बदल गई हैं। जनता में कोई भय नहीं है, भय है केवल अपराधियों में। जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा। जो भी जो है यहाँ का संविधान है, संविधान के अनुसार से उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है। रही बात लखनऊ लाने की, तो जो भी जेल में बंद अपराधी होते हैं तो उनको जो है कोर्ट इसलिए लाया जाता है कि उनके मुकदमों का निस्तारण हो सके। अब जैसे बड़े बड़े अपराधी जो हैं, इनके खिलाफ कोई ना तो जल्दी बयान देता है और बहुत साल तक इनके मुकदमे पेंडिंग रहते हैं। ये जेलों में बैठ के और सरकार के परिश्रम में और सरकार के पैसे का दुरुपयोग करते हुए ये पड़े रहते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से और तमाम फोर्स की व्यवस्था के साथ ही कोर्ट तक पहुंचाए जाते हैं। ये पैसा आखिर क्यों इनके ऊपर खर्चा किया जाता है? ये तो पहले था, पिछले 5 सालों में ये नहीं हुआ, और फिर अब जो है माननीय योगी जी की सरकार में ऐसा आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और जैसे अभी आपने एक बात कही थी, मैं सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि जो है जीडी में मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे हैं। जब समाज में अपराध होगा ही नहीं तो आदमी वहाँ तक पहुँचेगा कैसे? सर, हमारे पास अभी एक संज्ञान में मामला आया, आपको बीच में रोक रहे हैं, अन्यथा मत लीजिएगा। बंथरा थाने की घटना है और यशो साहब का नाम नहीं लेंगे। बंथरा थाने का मामला आ गया तो अपने आप जान लीजिए कि यशो कोई होगा जरूर। यशो साहब ने मारपीट के मुकदमे में एक्सीडेंट का FIR पकड़ा दिया, वो भी 5 महीना पहले। 5 महीने पहले किसी का एक्सीडेंट हुआ था और मारपीट हुई है अभी मुश्किल से मुश्किल होली के दिन, अब उसमें उन्होंने वो FIR पकड़ा दी है उस बंदे को। योगी जी की सरकार में जो है इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं। और रही बात जो इस तरह के तत्व हैं जो कुछ थानों में बैठे हुए हैं, उनका भी इलाज जो है सरकार बहुत जल्द ही कर देगी। इसलिए कि जो भी गलत आदमी कहीं भी बैठेगा तो वो समाज का नुकसान करेगा और सरकार का नुकसान करेगा। तो इस तरह का कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है, वो आप देखते रहिए। पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा। और रही बात जैसे आप कह रहे थे बुलडोजर, आप ये बताइए कि सरकार की ज़मीनें जब चकबंदी होती है तो जिस आदमी जो भी भूमिधर होता है उसकी 10% हिस्सेदारी काट के सरकार में निहित की जाती है। ठीक है। अब आप ये बताइए, वो जो सरकार की जमीन पर जो लोग अवैध कब्जा करेंगे तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा? उस पर तो जरूर चलेगा। तो सर आपसे जानना। हाँ, बिल्कुल चलेगा, चलना चाहिए, बिल्कुल चलेगा। अच्छा, इस पे इतनी बड़ी बड़ी दूसरी चीज सर, एक मिनट। हाँ। इस पे क्या एक चीज ये नहीं हो सकती है कि जैसे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को धराशायी किया जाता है, हमारे देश के GDP को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो चीज बनाई जाती है उनमें पैसे इन्वेस्ट होते हैं और उनको तोड़ा जाता है। क्यों ना उन्हीं बिल्डिंगों को गवर्नमेंट एक्वायर करे? अगर गरीबों को देना है तो उसी में दे सकती है, अदरवाइज वो अपने किसी कार्यालय के रूप में यूज कर सकती है। उसको गिराना ही क्या व्यवस्था है? देखिए, अभी आपने कहा कि जो है अपराधियों के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है। सरकार दे देगी, वो दोबारा दूसरी सरकार बदलेगी, फिर वही लोग बैठेंगे और बैठने के बाद उनसे छीन लेंगे। तो इसलिए उसको जो है खत्म करके नई व्यवस्था शुरू करना ये सरकार का दायित्व तो होता है और यही जरूरी है। चलिए, धन्यवाद। देखा आपने, लोगों ने अपनी बातों को रखा और कुछ लोग हैं और कुछ लोगों से चर्चा करना चाहेंगे। चर्चा ये है कि मुख्तार अंसारी जैसे लोग इस प्रदेश या इस देश में पनपते कैसे हैं, सरकारी परिश्रय मिलता कैसे है, शासन सत्ता का सहयोग उनको कौन करता है। आखिर अगर ये अपराधी शुरुआती दौर में ही दबा दिए जाएं तो फिर इतना बड़ा नाम उभर कर सामने ना आए और देश का सम्मान बचा रहे, प्रदेश का भी बचा रहे। तो हम इनसे भी चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ये मुख्तार अंसारी या इनसे बड़े जैसे दाऊद जैसे क्रिमिनल जो हैं, ये किसी ना किसी दिन एक पॉकेटमार हुआ करते हैं और इन पॉकेटमारों को जब परिश्रय मिलता है, पुलिस का सहयोग मिलता है, तो ये किसी दिन गला काटते हैं। एक दिन पॉकेट काटते हैं, दूसरे दिन गला काटते हैं। इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये पनपते कैसे हैं और पैदा कैसे होते हैं उसमें, इस व्यवस्था में। नमस्कार, क्या शुभ नाम है सर? राकेश सिंह। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, ये बताइए, जैसे ये हमने क्वेश्चन है हमारे पास कि मुख्तार अंसारी जैसे लोग इस व्यवस्था में पनपते कैसे हैं, क्योंकि किसी न किसी दिन तो बहुत छोटे अपराधी रहा करे होंगे, बहुत छोटी सी शुरुआत रही होगी। जैसे मकान बनाने के लिए पहले ईंट रखी जाती है, तो इन जैसे अपराधियों की भी एक नींव की ईंट होगी जरूर।
वहाँ से शुरुआत होगी। आज इतने बड़े अपराधी हुए कैसे? देखिए, राजनीति में अपराधीकरण का एक दौर बहुत पहले से चल रहा है। लगभग हर पार्टियों ने इसको बढ़ावा दिया है, और जहाँ लगभग का मतलब बीजेपी भी उसमें नहीं आती नहीं है। है, देखिए बीजेपी किसी से अलग नहीं है। ये है कि जहाँ तक योगी की सरकार की बात है, तो योगी सरकार में इसमें 0 टॉलरेंस पे काम हो रहा है। उसके बाद मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की जहाँ तक बात है, अभी तक जितने भी माफिया हुए हैं या हैं, वो किसी एक पार्टी से संपर्क उनका हो सकता है, लेकिन ये पहले माफिया है मुख्तार अंसारी, जिनको सपा ने के समय में भी समर्थन मिला, बसपा के समय में भी ये समर्थन मिला। अभी पार्टियों ने इनको संरक्षण दिया। हाँ, हर पार्टियों ने दिया, बीजेपी छोड़ करके। जी। चूंकि कृष्णानंद बीजेपी के एक्टिंग विधायक थे, उस मर्डर में जो है, जो घटना आप लोगों को याद होगा, जो है थे और उनके ऊपर अटैक हुआ, और इसलिए जो उसके बाद जो है राजनीति में माफियाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए जी। इसका हम जनता समर्थन नहीं कर सकती, लेकिन कहीं न कहीं कुछ वर्ग है जनता के ही बीच में जो ऐसे लोगों के पक्ष में जो है आती है। लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है। आपने कहा अगर किसी पार्टी ने इनको टिकट दिया है तो पार्टी तो गलत है, इसको माना जा सकता है, लेकिन जिस जनता ने उनको चुनकर और माननीय बनाया, क्या वो जनता जिम्मेदार नहीं है या गलत नहीं है? देखिए, इसीलिए रिफॉर्म की बात की जाती है, चाहे जुडिशियल रिफॉर्म हो, चाहे एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो जी, चाहे पुलिस रिफॉर्म हो। अभी आप लोगों ने देखा एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम पे कितनी गंदी राजनीति हुई देश में जो है जी, और उसमें किसी एक वर्ग को दोषी नहीं। हमारे जो ये लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, कहीं न कहीं दोष अपने न्यायपालिका का भी है। उस न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में एग्रीकल्चर हमारे सवाल को आपने घुमा दिया। वकीलों की साहब बड़ी कला होती है, अपने शब्द को अपने हिसाब से कहना चाहते हैं, अन्यथा मत लीजिए। हमने कहा है आपसे कि जो अपराधी जाते हैं क्षेत्रों में और चुन के माननीय बन के आते हैं, क्या इसमें जनता का दोष नहीं है? हाँ है। देखिए, जनता क्या कहना चाह रहे हैं? ज़्यादातर जनता पार्टी के आधार पर वोट देती है, कौन किस पार्टी का है उसको देती है, इसलिए वो तो पार्टी अपराधी भेज रही है तब भी वो चुनाव जीत जाए? नहीं, चुनाव नहीं जीतना चाहिए, जनता को चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जनता जो है वो पार्टी के आधार पर ही वोट देती है कि हमको समाजवादी को देना है कि इसको देना है, उसके हिसाब से। उत्तर प्रदेश में तो जाति हावी है। हाँ, तो जाति, लेकिन अब की बार थोड़ी टूटी है। हाँ, क्यों अब की बार टूटी है? आप क्या कह रहे हैं सर? राशन का कमाल है, और गरीबों को जो इस सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने जो कोविड काल में जो 2 साल कंटिन्यू राशन दिया जो है जी, उससे जो है बड़ा प्रभाव पड़ा है। और पेट्रोल का और डीजल का दाम बढ़ा के खून पसीना चूसे जा रहे हैं, आप राशन चिल्लाए जा रहे हैं। कहाँ कहे साहब आपको? पेट्रोल डीजल ये ऐसा मैटर है जो इंटरनेशनल भारत। अच्छा सर, टैक्स कितने % है? देखिए, हमारे यहाँ अब रिफॉर्म शुरू हुआ है, अब धीरे-धीरे। जैसे इंटरनेशनल विश्व बैंक हमसे टैक्स नहीं लेता है उस डीजल और पेट्रोल पर, वो टैक्स हमारी सरकार लेती है। कितना % टैक्स लिया जा रहा है, जरा बता दीजिए। उसमें अगर आप जाएंगे जो है तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी जो है। ये तो सर जानी चाहिए और ना। सवाल है कि रिफॉर्म की तरफ देश चल रहा है और इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसमें तेजी दिखाई है। और पेट्रोल ने सर कमर तोड़ रखी है पूरे देश की। रसिया और यूक्रेन का जो लड़ाई है उसका भी तो कुछ फर्क पड़ेगा जो है। हम हिंदुस्तान से जाए रसिया चले जाएं। आप ये भी देखिए, हमारी आर्मी कितनी मजबूत हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डेवलप हो रहा है, तो ये सब में है थोड़ा हमें त्याग करना पड़ेगा। 15 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन 2 साल से मिल रहा है, गवर्नमेंट कहाँ से देगी? आखिर में कहीं न कहीं से तो रिकवर करेगी। मोदी जी ने खुद इस चीज़ को स्वीकार किया है। उससे पत्रकारों ने पूछा एक बार, तो उन्होंने कहा देखिए, हमारा जो मिडिल क्लास है ये समझता है और हम उनसे वसूल सकते हैं। क्यों? अब जैसे उद्योगपति लाभी है तो समय लगेगा जो है, थोड़ा इंतजार। चलिए, धन्यवाद। इन्होंने कहा राशन, तो राशन पे एक चीज़ हमारे दिमाग में आई, क्यों ना उसको कहा जाए। अगर सरकार तक ये बातें पहुँचती हैं और कहीं ना कहीं मीडिया ही हर बात को पहुँचाने की कोशिश करती है। सरकार जब राशन खरीदने की बात करती है, गेहूं खरीदने की बात करती है, तो 1 किलो गेहूं खरीदने के पीछे और उसको ले आके बांटने तक 1 किलो गेहूं मतलब अनाज उस जनता तक पहुंचाने के लिए उसको कम से कम 70 से 72 रुपया खर्चा करना पड़ता है 1 किलो।
अगर वही 20 रुपया जो रेट है खरीदने का गवर्नमेंट का, वो डायरेक्ट उस व्यक्ति के खाते में डाले तो सिर्फ 20 रुपये में काम हो 50 रुपया बचेगा। लेकिन गवर्नमेंट उसी चीज़ को महंगा करके और कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का खून चूसने का काम करती है। 1 किलो गेहूं आप गरीब आदमी तक पहुंचाने के लिए 70 रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन वहां सिर्फ 20 रुपया आप दीजिए तब भी वो 1 किलो गेहूं खरीद सकता है। लेकिन ऐसा सरकारी तंत्र जो है वो नहीं करना चाहता है कि क्यों न, उसमें कारण है कि बीज की कमाई बंद हो जाएगी। तमाम ठेकेदार ऐसे बैठे हुए हैं जो कमा रहे हैं, उनकी कमाई रुक जाएगी और वो लोग कतई इसको नहीं चाहेंगे। तो ठीक है, मुद्दा है, इस देश में तमाम मुद्दे हैं, हर मुद्दे को छेड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मीडिया है छेड़ती रहती है। हमारा काम है लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाना। और आपने देखा, हमने लोगों से चर्चा की और चर्चा के दौरान लोगों ने अपने शब्दों को रखा, अपने हिसाब से रखा, और होता भी है कि लोग हर शब्द को अपने हिसाब से कहना चाहते हैं और जनता की बातें जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है मीडिया, जो काम हम करते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आग न्यूज़ 24। धन्यवाद।